नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपनी पिछली कक्षाओं में संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो संधि में हमने संधि की परिभाषा, भेद वगैरह पढ़े, यण संधि पढ़ी, और अब जो हमारी संधि चल रही है वो चल रही है अयादी संधि। हम अयादी संधि पढ़ रहे थे। अयादी संधि में हमने संधि कार्य करना सीखा कि संधि कार्य कैसे करते हैं। अब हम आज जानेंगे कि अयादी संधि में अगर आपको समस्त पद या संधि पद दिया हुआ है तो उसका विच्छेद कैसे करना है। तो आज हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे किया जाए। तो संधि विच्छेद में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, पहचान करनी है कि आपके पास जो संधि पद दिया है उसमें आपको क्या मिले ऐसा जिसको देखकर आप पहचान जाओ कि उसमें अयादी संधि होती है। तो हम उसकी पहचान करें। तो पहचान में जैसे हमें क्या देखना है, उस पद के अंदर ध्वनि आती है तो ध्वनि किसकी आती है, या तो ऐ की ध्वनि आए, या औ की ध्वनि आए, या आए की ध्वनि आए, या फिर आओ की ध्वनि आए। शब्द में अगर आपको इन चारों में से कोई भी ध्वनि दिखाई दे तो इसका मतलब उसमें अयादी संधि होती है। कैसे होती है, कैसे पहचानेंगे, वो हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि इनमें से कौन सी ध्वनि आए तो क्या करना है। जैसे पहले संधि विच्छेद करना सीखते हैं। तो आपके पास समस्त पद लिखा हुआ आएगा, जिससे आएगा मान लो चयनम, एक शब्द आया चयनम, जैसे आए संचय, संचय। फिर मान लो आपके पास दो शब्द है, एक चयनम हो गया, दूसरा संचय हो गया। फिर हम ऐ के उदाहरण ले, तो ऐ के उदाहरण में जैसे विनायक, विनायक, और दूसरा उदाहरण जैसे हम ले प्रदायिनी, प्रदायिनी। इन चार उदाहरणों के बारे में हम पहले समझते हैं कि इनका हमें विच्छेद कैसे करना है, कैसे इनकी पहचान होती है। तो देखिए, मैंने कहा इनमें से कोई न कोई ध्वनि आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें च में ए है और ए के आगे ये है। तो इसमें ए और ये की ध्वनि आ रही है। तो इसका मतलब ए ये की ध्वनि जिसमें आती है वो अयादी संधि का उदाहरण माना जाता है, उसमें हम अयादी संधि करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका विच्छेद। तो विच्छेद करना है तो हमने जो संधि कार्य किया उसका उल्टा करना है। अगर ऐ की ध्वनि आती है तो हमें क्या करना है, ऐ की ध्वनि हटानी है और ए की मात्रा लगानी है। जैसे ऐ की ध्वनि से पहले लिखा है च में ए है, तो ए और ये इन दोनों को हम छोड़ते तो च बचा, और च में क्या करना है, ऐ की ध्वनि हटा करके ए आदेश करना है। तो क्या हो गया, चे। अब प्लस, अब ये में क्या है, ए, क्योंकि हमने हलंत ये माना है तो ये में ए है, और ए लिखने के बाद जो शेष बच गया उसको हम उतार देते हैं। तो हमारे पास बनता है चे प्लस अनम, तो हो जाता है चयनम। फिर इसका हम विच्छेद करें तो इसमें भी क्या करना है, ए और ये की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इसमें भी कौन सी संधि है, अयादी संधि है। तो अब इसका विच्छेद करें तो हमें क्या करना है, इस चय तक यहाँ अपने को लिखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना है कि इसमें ये जो सम है ये उपसर्ग है, इसको हमें अलग करके पढ़ना है। यहाँ तक हमने लिखा सम। अब आगे जो है वो है चय, उस चय को हमने लिख दिया, चय को लिखा। फिर हमें क्या करना है, चय के बाद ए और ये है, तो ए ये होता है तो हमें ए में बदलना है। तो ए को हम किस में बदल देंगे, ए में, तो बन गया क्या, चे। अब ये के अंदर आगे कौन सा स्वर है, ए स्वर है, तो हम ए स्वर को आगे लिख देंगे। ये अपना संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं विनायक। विनायक में क्या करना है, वही देखना है कि इनमें से कोई ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही। तो हमें ध्वनि मिलती है आय की ध्वनि मिलती है। तो आय की ध्वनि अगर है तो हमें क्या करना है, आय के स्थान पर ऐ आदेश करना है, आय के स्थान पर ऐ आदेश करना है। तो देखो, हमें आय जहां ध्वनि आती है वहां तक लिखना है, तो हमने लिख दिया वी न, यहां तक लिखा। अब आई ये की जगह हमें क्या करना है, ऐ, तो न के ऐ की ध्वनि लग जाएगी, ऐ की मात्रा लगेगी तो गया विनय। तो
प्लस लगा दो। फिर हमें क्या करना है, आ ये की जगह ऐ आ गया, बचा क्या ए और कै, तो ए और कै हम आगे लिख देते हैं। तो अपना जो संधि विच्छेद होगा विनय प्लस अक है, इसको बनाया तो हो गया विनायक है। फिर हम पढ़ते हैं प्रदायिनी, तो इसमें भी ध्वनि ढूंढनी है। तो इसमें आ है और इसमें यह है, आय की ध्वनि आ रही है, तो अपने क्या करना है, यहां तक लिखना है। प्र का प्र लिखना है, द का द लिखना है। अब आ ये इसकी जगह मात्रा आ जाएगी ऐ की, तो हो गया प्रदय। अब आगे क्या करना है, इस ये में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की, तो ये प्लस के बाद क्या जाएगा ई, और आगे क्या है नी, तो ये बनेगा प्रदय प्लस इनी। इस प्रकार ये जो 4 उदाहरण है वो है। अब आगे हम देखते हैं और अव के उदाहरण, वो क्या है, देखिए ओ और अव के उदाहरण पढ़ते हैं। तो उसमें हम पहला पढ़ते हैं गवेषणा। पहला जो शब्द है वो है गवेषणा। उसके बाद हम पढ़ते हैं हवनम, गवेषणा हवनम। उसके बाद पढ़ते हैं जैसे धावक है, धावक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं श्रावणम। ये 4 उदाहरण और देखते हैं कि इनका हम संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं और इसमें हमें क्या पहचान करनी है। तो मैंने कहा अव और आव, तो इसमें ए और व इसकी ध्वनि आ रही है, इसमें ए व की ध्वनि आ रही है, इसमें आव की आ रही है, इसमें भी आव की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें ए संधि है। तो हमें विच्छेद कैसे करना है, वही ये ए आ रहा है, इससे पहले का लिख दो, तो ए से पहले सिर्फ एक ही अक्षर है गए। अब क्या करना है, ए और व इसके स्थान पर हमें क्या करना होगा, ओ की मात्रा लगानी है। तो इस गए को क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा गो। अब क्या करना है, प्लस का मार्क लगाना, चिन्ह लगाना है। फिर इस व के अंदर जो स्वर है उसको लिखना है, तो इसमें ए का स्वर है और शेष जो बच गया वो हमें आगे लिख देना है। तो बन जाएगा क्या, गो प्लस एषणा, और संधि हो जाएगी अयादि। उसके बाद इसमें भी अव की मात्रा आ रही है, तो ऐसे पहले का लिख दो, ऐसे पहले है तो है लिख दिया, ए व अव है तो अव के स्थान पे हमें ओ की मात्रा करनी है, तो हो गया हो, प्लस लगा के। अब व में कौन सी मात्रा है, ए, तो ए लिख दो, और आगे क्या है नम, तो हमें लिखना है नम, हो प्लस अनम, और संधि हो गया हवनम। अब आगे है धावक है, इसमें आव की मात्रा है, तो आ से पहले वाला लिख दो, आ से पहले ध है, ध लिख दिया, और आ व जहां आता है वहां हमें क्या करना होगा, अव की मात्रा लगानी होगी। तो ध की हम मात्रा लगा देंगे अव की, तो क्या हो जाएगा धाउ। इसके बाद व में कौन सा स्वर है, ए, तो ए और कै ये हम प्लस के आगे लिख देते हैं, धाउ प्लस अक है, तो अपना जो संधि पद बना वो हो गया दावक है। ऐसे हम श्रावणम पढ़े, तो श्रावणम में भी क्या है, आ तक लिखना है, तो श्रय लिख दिया, आ और व इनके स्थान पर हो जाता है औ, तो हो गया श्रव। अब आगे क्या करना है, ए और ण और मैं ये बजते हैं, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, ए न मैं। अब यहां तो अण है और यहां हमने न कर दिया, इसका कारण क्या होता है, संस्कृत में एक ऋणत्व विधान होता है, ऋणत्व विधान। ये ऋणत्व विधान क्या होता है, ऋणत्व विधान ये होता है कि अगर किसी शब्द में या तो आपके पास र मिले या फिर आपको स मिले, किसी शब्द के अंदर र या स हो, तो उसके बाद अगर न आता है तो उस न को हम ऋण में बदल देते हैं, तो ये होता है ऋणत्व विधान। तो हमारे पास यहाँ शब्द था श्रावणम, श्रावणम में क्या है, र आता है, र आने के कारण हमने इस न को ऋण में बदल दिया, लेकिन अब हमने क्या किया, स्रो को अलग कर दिया और अनम को अलग कर दिया। अलग करने के कारण इस अनम में न तो र है न ही स है, इसलिए ये अपने मूल रूप में न के रूप में लिखा गया है। जब इसको जोड़ के लिखते हैं तो हमारे पास र मिलता है, र होने के कारण इसका ऋणत्व विधान हो जाता है और न के स्थान पे ऋण आदेश हो जाता है। इस प्रकार ये अयादि संधि के कुछ उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं अयादि संधि के कुछ विशेष नियम। विशेष नियम के अंदर हमें एक सूत्र पढ़ना है और एक वार्तिक पढ़ना है, उनके द्वारा जो अयादि संधि बनाई जाती है
वो देखते हैं किस प्रकार होती है। तो विशेष नियम, विशेष नियम, इसमें जो नंबर 1 है वो हम पढ़ते हैं, एक सूत्र पढ़ते हैं पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ। वो सूत्र ये है कि वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय। ये सूत्र क्या काम करता है? यदि हमने अभी तक पढ़ा कि स्वर संधि के अंदर स्वर के साथ में स्वर का ही मेल होता है, ये इसकी हमने परिभाषा पढ़ी थी। परंतु ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अगर आपके पास ओ या औ स्वर हो प्लस से पहले और प्लस के बाद ये से शुरू होने वाला, यह प्रत्यय से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो हमें वहां पर भी क्या करना है? अयादी संधि ही माननी है, वहां पर भी अयादी संधि माननी है। मतलब दोबारा समझिए, यदि आपके पास ओ या औ प्लस से पहले हो और उसके बाद यह प्रत्यय से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो वहां पर भी अयादी संधि माननी है। अयादी संधि मानने का मतलब ओ को तो औ में बदलना है और औ को आओ में बदलना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें यह प्रत्यय से शुरू होने वाला यह एक व्यंजन होता है, फिर भी यहाँ पर अयादी संधि ही मानी जाती है। कैसे? तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि इनको कैसे हमें मानना है। तो जैसे पहला है गो प्लस यम, फिर आ गया हो प्लस यम, गो प्लस यम, हो प्लस यम। फिर आ गया नौ प्लस यम, फिर आ गया भौ प्लस यम। ये 4 उदाहरण हम इसके पढ़ते हैं। देखिए इन चारों के द्वारा मैंने कहा ओ या औ की मात्रा आएगी तो ओ की मात्रा है, इन दोनों में औ की मात्रा है। फिर कहा यह प्रत्यय से शुरू होने वाला कोई शब्द होगा तो आपको हमेशा शब्द यम ही मिलेगा। तो याद रखना है ओ स्वर के बाद यम लिखा हुआ है तो वहां पर अयादी संधि होती है। अब इसका हमें संधि पद बनाना है तो संधि पद पहले हमारा जो नियम है उसके अनुसार ही बनाना है। ओ की मात्रा है तो इससे पहले वाला लिख दो, तो हमने लिख दिया गए आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? ओ को औ में बदलना है, ओ को औ में बदलना है तो गए प्लस औ प्लस यम, ये स्थिति हो गई अपने पास। अब इसको जोड़ दो, गए में ए मिला तो गए पूरा हो गया, वह में फिर क्या है? यह है तो यह होने के कारण वह आधा ही रह जाएगा और आगे ये का ये और मैं का मैं, तो बन गया क्या? गव्यम। इसी प्रकार बात करें हो प्लस यम की तो हो में भी है तक लिखा, ओ के स्थान पर औ आ गया तो है में ए मिला, है पूरा फिर वह आधा और यम, तो बन गया क्या? हव्यम। इसी प्रकार नौ प्लस यम, इसमें क्या करना है? न लिखा, औ के स्थान पे हमें क्या करना है? आव लिखना है और आगे यम, तो इसको भी हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? न का न आ गया, न में आ की मात्रा तो ना हो गया, वह भी क्या कि कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है तो वह आधा रह जाएगा वह, और फिर यह और मैं बन गया नाव्यम। इसी प्रकार भो प्लस यम, तो इसमें क्या करना है? भव में भय लिख दिया, औ के स्थान पर आव हो गया और आगे आ गया यम, इस प्रकार बन गया भाव्यम। एक उदाहरण और देखें तो आता है जैसे लाव्यम, इसका हमें कहते हैं संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करना है तो अपने पास क्या है? आ और वह, ध्वनि आ रही है आ और वह की, तो आ से पहले वाला लिख दो, तो आ से पहले क्या है? ले लिख दिया। फिर हमें क्या करना है? आव के स्थान पे मात्रा लगानी है, तो आ है, आ होने के कारण मात्रा क्या आएगी? औ की, तो क्या हो जाएगा? लव, और आगे आ गया वह गया, बचा क्या? यम, तो लव प्लस यम। इस प्रकार अयादी संधि का ये एक विशेष नियम है। कौन सा है? बांतो ई प्रत्यय। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि ओ औ के बाद यह प्रत्यय से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो हमें क्या करना है? ओ के स्थान पर औ करना है, औ के स्थान पर आव करना है और अयादी संधि माननी है। इसके बाद एक
वार्तिक पढ़ते हैं। वार्तिकार जो है कात्यायन जी, जिन्हें हम वरुच भी कहते हैं, वार्तिकार भी कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक नियम और बनाया, एक वार्तिक लिखा। कौन सा लिखा? वो था अद्वय परिमाणे च, अद्वय परिमाणे च, ये एक वार्तिक लिखा। इस वार्तिक के अनुसार क्या है, आपको एक ही नाम याद रखना है, कोई बड़ा चौड़ा कुछ नहीं करना, एक नाम याद रखना है। क्या? कि गो शब्द के साथ युक्ति का प्रयोग हो, गो के साथ युक्ति का प्रयोग हो तो हमें उसको क्या करना है, अयादि संधि मानना है और अयादि संधि का नियम लगाना है। क्या नियम? ओ के स्थान पर औ, वही नियम, ओ के स्थान पर औ, और आगे क्या है? युक्ति। ये ऐसा लिखना है। युक्ति का मतलब कोश की दूरी, परिमाण का मतलब होता है दूरी बताना। अद्वय परिमाणित से सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में दूरीवाचक शब्द हो, या हम सीधा ही कह सकते हैं गो के बाद युक्ति शब्द आए तो उसमें हमें अयाति संधि माननी है। इसमें एक ही उदाहरण होता है और कोई उदाहरण नहीं होता। तो अब इसको जोड़ के लिख दो। गए में आ गया, गए हो गया, वह आधा का बाद आधा हो गया और युति, तो शब्द बन गया गव्युति। अगर गव्युति शब्द आए और संधि पूछे आपकी कौन सी संधि है तो आपको बताना है अयाति संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा? गो प्लस युति। ये अपनी अयाति संधि यहाँ पे पूरी होती है। अब हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगली संधि जो है वो हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। तीसरी जो संधि पढ़ते हैं तो उसका नाम है वृद्धि। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, वृद्धि संधि के उदाहरण कैसे कैसे बनते हैं, वो हमें अब आगे यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वही पहचान लिखनी है कि अगर कोई उदाहरण आपके पास है तो उसकी पहचान कैसे करोगे कि उसमें कौन सी संधि है। आधे अक्षर के बाद यवर लाए तो यण संधि होती है। फिर हमने कहा आई औ, ए ओ आई औ हो और उसके बाद कोई भी वर्ण हो तो उसमें कोई भी स्वर हो तो उसमें अयाति संधि होती है। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है? प्लस से पहले आपको ए या आ इन दोनों में से कोई स्वर मिलेगा। प्लस से पहले ए या आ में से कोई भी स्वर आपके पास होगा। उसके बाद क्या होगा? प्लस के बाद ए ओ आई या औ इनमें से कोई भी स्वर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये है वृद्धि संधि की पहचान। क्या होता है? प्लस से पहले ए आ और प्लस के बाद ए ओ आई औ इनमें से कोई भी वर्ण आपको लिखा हुआ मिले तो वो होता है वृद्धि संधि। अब बात करें इसके जो सूत्र हैं तो इसमें हमें दो सूत्र पढ़ने हैं। एक तो सूत्र होता है वृद्धि संज्ञा का, वृद्धि संज्ञा का, और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि संधि का। तो दोनों सूत्र हमें पढ़ने हैं कि वृद्धि संज्ञा कौन सा होता है और वृद्धि संधि का। परीक्षा में अधिकतर यही पूछा जाता है कि बताओ वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो हम क्या कर देते हैं, वृद्धि संधि वाला सही कर देते हैं। कई बार वृद्धि संधि का पूछा जाता है तो इसको सही कर देते हैं। तो दोनों सूत्र हमें याद होने चाहिए। सीधा प्रश्न आता है, बताओ वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं वृद्धि संज्ञा सूत्र। वृद्धि एक संज्ञा है तो वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, ये इसका एक सूत्र है। इसका मतलब क्या आता है, वृद्धि आत ऐच, इसमें तीन शब्द है, वृद्धि आत ऐच। वृद्धि का मतलब तो हो गया वृद्धि संज्ञा, आत का मतलब हो गया आ, और ऐच एक प्रत्याहार है। ऐच प्रत्याहार का मतलब हमने प्रत्याहार पढ़े ऐ उण ऋक ए ओंग ऐ औच। तो ऐच प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, एक तो आता है ऐ और एक आता है औ। ये तीन जो है ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण
आ होता है, ऐ होता है और औ होता है। परीक्षा में क्या होता है, ऐ औ दिया हुआ नहीं आता, सीधा आ आता है, तो हम वृद्धि संधि जो पढ़ते हैं तो ऐ और औ को ध्यान में रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण आ भी होता है। कैसे होता है, इस हिसाब से आद का मतलब होता है आ और ऐ का मतलब होता है ऐ और औ। तो इस सूत्र के द्वारा आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, आ, ऐ, औ, ये 3 वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। इसके बाद जो दूसरा सूत्र पढ़ते हैं वो है वृद्धि संधि का सूत्र। वृद्धि संधि सूत्र, ये सूत्र क्या होता है, ये होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची इसका मतलब वही वृद्धि ही एच, इसमें क्या है, वृद्धि ही एच, ये 2 ही वर्ण है। इसका मतलब वृद्धि का मतलब तो वृद्धि संधि, और एच, एच में भी वही महर्षि सूत्र, एच एक प्रत्यार है, ऐ उण दूसरा ऋ, उसके बाद आता है ए ओंग, चौथा ऐ औच। तो तीसरा और चौथा दोनों सूत्र हैं वो इसमें काम में आते हैं। तो तीसरे सूत्र में होता है ए ओंग, यानी अंग को छोड़ देंगे अंतिम हलंत वर्ण को, क्योंकि उसकी संज्ञा हो जाती है, तो ए ओ, फिर आता है ऐ और औ। ये 4 वर्ण होते हैं इस सूत्र के अनुसार। तो हमने पढ़ा कि ए ओ ऐ औ, वही ए ओ ऐ औ इस सूत्र के द्वारा हमें करना है, सिद्ध करने हैं कि इसके अनुसार संधि जो है वो कैसे बनती है। तो अब आपके पास इस सूत्र के अनुसार स्थिति क्या होगी, ये स्थिति आपके पास मिलेगी कि प्लस से पहले तो ए और उसके बाद ये एच प्रत्याहार वाले वर्ण हो। तो हमें क्या करना है, यदि ए के बाद इनमें से कोई वर्ण आए तो आपको क्या परिवर्तन करना है वो एक बार ऊपर समझते हैं, उनको अलग अलग देखते हैं कि आपको कौन सा वर्ण आए तो क्या करना है। तो देखिए, अगर आपके पास प्लस से पहले ए या आ मिले और उसके बाद आपको ए मिल जाए या ऐ मिल जाए, ए या ऐ हो, तो आपको क्या करना है, ए और ए ऐ इन दोनों के स्थान पर, अभी तक हमने जो 2 संधि पढ़ी उसमें सिर्फ एक ही स्वर का परिवर्तन हो रहा था, एक ही वर्ण बदल रहा था, लेकिन इसमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर एकादेश करना है। एक तो होता है आदेश, एक होता है एकादेश, इन दोनों में फर्क होता है। आदेश का मतलब तो होता है एक ही स्वर का बदलना, और एकादेश का मतलब होता है प्लस से ठीक पहले वाला और प्लस के ठीक बाद वाला, ये दोनों ही जो स्वर हैं ये बदल जाते हैं, इन दोनों के स्थान पे कोई नया स्वर आ जाता है, नया वर्ण आ जाता है, उसे हम कहते हैं एकादेश। सिर्फ एक ही बदलता है उसे आदेश, और दोनों बदल जाते हैं तो एकादेश। तो इसमें क्या होगा, एकादेश होगा, इन दोनों के स्थान पर हमें वृद्धि करनी है। वृद्धि का मतलब जो बड़ा है वो लिखना है, तो बड़ा है ऐ, तो हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को हटा के ऐ करना है। फिर यदि आपके पास ए या आ हो और प्लस ओ या औ हो, तो भी हमें क्या करना है, दोनों के स्थान पर एकादेश करना है, और एकादेश क्या हो जाएगा, बड़े वाला, तो बड़ा क्या है, औ, वृद्धि आदेश हो जाएगा। ये सूत्र के अनुसार होता है, वृद्धि ऋच सूत्र के अनुसार ए आए तो ऐ कर दो, ओ आए तो औ कर दो। लेकिन कहीं कहीं हमें क्या है, आर और आल ये भी लिखा हुआ मिलता है। हमने पढ़ा वृद्धि रादेश, उसमें था आत, आत का मतलब आ भी एक वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है। तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं अपवाद की स्थिति में, ये सूत्र के अनुसार नहीं होगा, अपवाद की स्थिति में क्या करना होगा, आपके पास अपवाद की स्थिति के अंदर ए या आ हो और उसके बाद क्या आ जाए, री या बड़ी री या बड़ी री आ जाए, तो अपवाद की स्थिति में क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर आर एकादेश करना है। यदि आपके पास ए या आ हो और उसके बाद आपके पास री आ जाए, तो वहां पर हमें क्या करना है, आल करना है। ये कुछ स्थितियों में होता है, अपवाद की स्थिति में होता है, इसलिए हम आ को भी वृद्धि संज्ञक वर्ण मानते हैं। इस प्रकार ये वृद्धि संधि है। अब इसके कुछ उदाहरण है
जो हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमें जो पीछे वाली संधियां हैं उनका दोबारा दोहराव कर लेना है और इसकी जो पहचान है, इसके जो सूत्र है वो याद करने हैं। आगे उदाहरण हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। मैं गोविंद शर्मा आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि इन हमारी जो कक्षाएं चल रही है, वीडियो चल रहा है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उसका सुधार कर सके, उसको हल करने में आपका सहयोग कर सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।